भाई लोग, जब मैं 3 साल का था तब मुझे जन्म के समय दिया गया था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जिस परिवार में मैं पल रहा था वो एकदम भयंकर अमीर था। और मेरे भाई, मुझे बचपन से ही पता था कि मैं इस परिवार का असली बेटा नहीं हूँ। एक न एक दिन सच सामने आएगा और ये लोग अपने असली बेटे को ढूंढ ही लेंगे। इसलिए मैं सोचा, जब तक किस्मत ने मुझे पैसों की ताकत दी है तब तक मैं भी अपना खेल सेट कर लेता हूँ। मैंने चुपचाप ऐसी तैयारी कर रखी थी कि जिस दिन ये लोग मुझे निकालने की कोशिश करेंगे उसी दिन मैं बिना ज़रा सी दया दिखाए इनसे सब कुछ छीन सकूं। और फिर भाई, मेरा 20वां जन्मदिन आ गया। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे गोद लेने वाले माता पिता, हैज परिवार, काफ़ी समय से अपने असली बेटे को ढूंढ रहे थे। मेरा माथा तो पहले ही ठनक चुका था, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। उस रात मैंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। अगले दिन जैसे ही मेरी असली पहचान सबके सामने आई, पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा था। मेरे गोद लेने वाले पिता ने मेरी तरफ एक चेक उछालते हुए कहा, ईथन, यहाँ $50 मिलियन हैं। इसे लो और चुपचाप रास्ते से हट जाओ। केविन के लिए चीज़ें मुश्किल मत बनाओ। भाई, ये सुनकर मेरी हवा टाइट नहीं हुई, उल्टा मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपना नाम साइन किया, चेक उठाया और वहाँ से निकल गया। सच कहूँ तो मुझे ये सब एकदम मज़ेदार लग रहा था, क्योंकि जो ही वहाँ रुकता उसे मेरी मंगेतर के पुरुष सहायक, उस स्कॉलरशिप वाले लड़के और उसके पहले प्यार वाले पूरे बवाल को झेलना पड़ता। मैंने मन ही मन कहा, भाई ये सिरदर्द अब असली वारिस संभाले। असल में मैं इस कहानी का हीरो नहीं हूँ। मैं तो एक रोमांस नॉवेल का दुखी साइड कैरेक्टर हूँ। कहानी के मुताबिक उस भव्य दावत के बाद मेरी मंगेतर को एक गरीब छात्र से प्यार हो जाना था, जो वहाँ वेटर का काम करता था। उसी समय मेरी नकली वारिस वाली पहचान भी उजागर हुई थी और मेरी जिंदगी सीधे खाई में गिरने वाली थी। उसके बाद मेरा इस्तेमाल सिर्फ एक औजार की तरह किया जाता। मैं दुख झेलता, अपमान सहता और मुख्य नायिका के रास्ते का पत्थर बनकर रह जाता। फिर हीरो आता, मुझे कुचल देता और दोनों अपनी प्रेम कहानी पूरी करते। भाई, जब मुझे पहले से पता है कि मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूँ, तो बताओ, मैं आखिर ये बेवकूफ़ी वाला खेल क्यों खेलूं? मैंने चेक जेब में रखा, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चलता बना। क्योंकि इस बार मैं किसी की कहानी का बलिदान बनने वाला नहीं था। इस बार अपनी किस्मत मैं खुद लिखने वाला था। मेरे हिसाब से सबसे समझदारी वाला काम यही था कि मैं आराम से अपना हिस्सा खाऊं, पैसे उठाऊं और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाऊं। तभी मेरी मंगेतर सोफिया कॉलिंस ने मुझे ख्यालों में खोया हुआ देखा और मेरे पास आकर बैठ गई। ईथन, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए मेरा दिमाग सच में डगमगा गया। उसने जो खास तौर पे बनवाई हुई शाम की ड्रेस पहन रखी थी, वो उसकी कातिलाना खूबसूरती को और भी निखार रही थी। उसकी मुलायम और बेदाग त्वचा रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे कोई कीमती जेड पत्थर हो। रात के खाने में पी गई वाइन की वजह से उसके गालों पर हल्की सी लाली थी, जो उसे किसी जन्नत की अप्सरा से कम नहीं दिखा रही थी। एक पल के लिए मेरा फ्यूज उड़ गया, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला और हल्के से खांसते हुए कहा, कुछ नहीं, शायद बस थोड़ा थक गया हूँ। फिर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया, क्यों ना तुम पहले जाकर नहा लो। सोफिया ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा। क्या बात है? क्या अब तुम्हें मुझसे आने वाली वाइन की खुशबू भी पसंद नहीं रही? मैंने तुरंत बेहद गंभीर और ईमानदार चेहरा बनाया। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बस काफ़ी देर हो चुकी है, मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान फैल गई। उसे मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ। वो उठी और अपने खूबसूरत कदमों के साथ बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं उसकी जाती हुई परछाई को देखता रहा। जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा बंद हुआ, मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। कॉफ़ी टेबल पर उसका फ़ोन लापरवाही से रखा हुआ था। मैंने बड़ी सफाई से फ़ोन उठाया और सीधे खुले बालकनी की तरफ निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। कहानी के अनुसार आज रात दावत में जिस स्कॉलरशिप वाले लड़के से सोफिया पहली बार मिली थी, यानी लियो वेंस, उसका फ़ोन बहुत जल्द आने वाला था। और जैसे ही लियो कहेगा कि उसके टखने में मोच आ गई है, सोफिया सब कुछ छोड़कर उसकी देखभाल करने के लिए भागी चली जाएगी। तभी मेरा माथा ठनका और मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हूँ, मैं वैसे भी जल्द ही इस परिवार और इस रिश्ते को छोड़कर जाने वाला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कहानी के मुताबिक बेवकूफ़ बनकर बाहर हो जाऊं। कतई नहीं। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई। मैं बालकनी की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और पूरी तरह तैयार होकर इंतज़ार करने लगा। और तभी अचानक फ़ोन की स्क्रीन जगला उठी। मैंने नीचे नज़र डाली। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था जिसकी मुझे उम्मीद थी, लियो। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। जैसा मैंने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। मैंने गहरी सांस ली, कॉल उठाई और फ़ोन कान से लगा लिया।
अगले ही पल दूसरी तरफ से एक जानबूझकर कमजोर और बेचारगी से भरी पुरुष आवाज सुनाई दी। सोफिया, आज रात वापस आते वक्त गलती से मेरे टखने में मोच आ गई। बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉम में बिल्कुल अकेला हूँ। क्या तुम आज रात आकर मेरा ख्याल रख सकती हो? उसकी बात सुनते ही मेरे होठों पर ठंडी हंसी आ गई। तू आखिर खुद को समझता क्या है जो उसे सोफिया कहकर बुला रहा है? मेरी आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। जाहिर था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन कोई आदमी उठाएगा। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर आखिरकार वह संभला और उसका लहजा तुरंत सख्त हो गया। तुम कौन हो? फ़ोन सोफिया को दो। मैंने बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ में जवाब दिया। मैं सोफिया का मंगेतर ईथन हेज हूँ। मैंने थोड़ी देर रुककर आगे कहा, एक जवान आदमी के टखने में मोच आती है और डॉक्टर के पास जाने के बजाय आधी रात को मेरी मंगेतर को फ़ोन करता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे टखने में मोच आई है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जैसे ही उसे मेरी पहचान पता चली, उसकी आवाज़ से वो दयनीय और बेचारगी वाला अभिनय पूरी तरह गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सा घमंड आ गया। ओह, तो तुम वही मंगेतर हो जिसके बारे में सोफिया बात कर रही थी? उसकी आवाज़ में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने खुद मुझे बताया था कि उसे तुम बहुत उबाऊ और घुटन भरे लगते हो। ये सुनकर मेरा माथा ठनका, लेकिन मैं बिल्कुल शांत रहा। दूसरी तरफ से वह फिर बोला, जो भी हो, तुम्हारे जैसे आदमी से मुझे कोई बात नहीं करनी। फ़ोन सोफिया को दो। वह एक पल रुका और फिर और भी ज़्यादा अहंकारी लहजे में बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे चुनती है या तुम्हें। देखता हूँ कि वो मेरी देखभाल करने आती है या नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। वाह, आत्मविश्वास तो कतई खतरनाक स्तर का है। मैंने व्यंग्य से कहा, ठीक है, लेकिन आज रात काफ़ी देर हो चुकी है। और वैसे भी सोफिया और मेरी अपनी रात की योजनाएं हैं। तुम्हारा ये छोटा सा मुकाबला हम कुछ दिनों बाद कर लेंगे। मेरी बात पूरी होते ही दूसरी तरफ का माहौल बदल गया। अभी तक जो आदमी खुद को विजेता समझ रहा था, उसकी आवाज़ अचानक घबरा गई। रात की योजनाएं? तुम क्या कह रहे हो? कौन सी रात की योजनाएं? उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ सुनाई दे रही थी, मानो उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल दौड़ पड़े हों। और उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि जिस औरत को वो अपने इशारों पर नचाने का सपना देख रहा है, वो अभी भी मेरी मंगेतर है। मैंने धीरे धीरे हंसते हुए बालकनी के बाहर फैली रात को देखा। मेरे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। मैं धीरे से हंस पड़ा। एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, एक मंगेतर जोड़ा। आधी रात को उनकी कैसी रात की योजनाएं हो सकती हैं, ये भी मुझे समझाना पड़ेगा क्या? मैंने जानबूझकर रुककर कहा, सोफिया मेरी मंगेतर है। जाहिर सी बात है, हम अपने रिश्ते को और गहरा करने के लिए समय साथ बिताएंगे। फिर मैंने हल्के व्यंग्य से कहा, क्या किसी ने तुम्हें ये बातें कभी सिखाई नहीं बच्चे? मेरी बात सुनते ही दूसरी तरफ वाला पूरी तरह भड़क गया। हरामखोर, अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो? लेकिन उसके गुस्से से भरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि मैंने सीधे उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसका संपर्क भी मिटा दिया और आखिर में फ़ोन बंद कर दिया। सब कुछ करने के बाद मैं आराम से कमरे के अंदर वापस आ गया और फ़ोन उसी जगह रख दिया जहाँ से उठाया था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ लगातार आ रही थी। सोफिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी अभी क्या हुआ है। मैं दूसरे बाथरूम में गया और जल्दी से नहा लिया। जब मैं वापस बेडरूम में लौटा, तभी सोफिया भी अपने बाथरूम से बाहर निकल रही थी। उसने रेशमी बाथरोब पहन रखा था। कमर पर बंधी उसकी बेल्ट थोड़ी ढीली थी। उसके गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और पूरे शरीर से नहाने के बाद की ताज़ा खुशबू आ रही थी। गर्म भाप की वजह से उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। उसे देखकर एक पल के लिए मेरा फ्यूज़ उड़ गया। वो सामान्य दिनों से भी ज़्यादा खूबसूरत और कातिलाना लग रही थी। मैं सहजता से उसके करीब गया। अपना हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर रखते हुए मैंने धीरे से कहा, सोफिया, अगर मुझे सही याद है तो अगले महीने हमारी शादी है ना? वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, और हमारे माता पिता तो काफ़ी समय से पोते पोती का इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। आमतौर पर वो शर्माते हुए मुझे तुरंत दूर धकेल देती, लेकिन आज रात शराब का असर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी झिझक पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। वो बस औपचारिक तौर पर मेरी बाहों में थोड़ा सा छटपटाकर धीमी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, हमें शादी के दिन तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने उसे तुरंत जवाब देने का मौका नहीं दिया। मैंने उसके कान के पास झुककर नरम आवाज में कहा, मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। आज रात तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अगर मैं खुद को और ज्यादा रोकूं तो फिर मैं कैसा आदमी हुआ? मेरी बात सुनकर सोफिया की लंबी पलकें हल्के से कांप उठी। आखिर हमारी सगाई को कई साल हो चुके थे। उसके दिल में मेरे लिए भावनाएं भी कम नहीं थी। और सच कहूं तो इस कहानी की शुरुआत अभी अभी हुई थी। लियो वेंस नाम का वो लड़का अभी उसके दिल में इतनी जगह नहीं बना पाया था कि मेरी स्थिति को चुनौती दे सके। सबसे बड़ी बात, उसे वो फ़ोन कॉल कभी ली ही नहीं।
इसलिए उस रात सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ। और फिर अगली सुबह, नहीं, सही कहूँ तो काफ़ी देर सुबह, मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी लगातार बजने लगी। ट्रिन, ट्रिन, ट्रिन। आवाज़ इतनी तेज़ और लगातार थी कि मेरी नींद टूट गई। मैंने आंखें मलते हुए बिस्तर से उठकर एक गाउन पहना और आराम से नीचे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही मेरी नज़र सामने खड़े लोगों पर भी, और अगले ही पल मेरा माथा ठनका। मेरे सामने मिस्टर और मिसेस हेस खड़े थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक और युवक भी था। उस युवक ने पुराने और फीके कपड़े पहन रखे थे। उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला था। वो सिर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे पर झिझक और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मैं पहचान गया। वो कोई और नहीं, बल्कि असली वारिस केविन हेज था। वही बच्चा जो सालों पहले खो गया था। लेकिन जाहिर है मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तुरंत एक तरफ हट गया और मुस्कुराकर बोला, डैड, मॉम, आप लोग इतनी सुबह यहाँ? दोनों ने एक दूसरे की तरफ नजरें मिलाई। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे। फिर वे उस दुबले पतले युवक को साथ लेकर अंदर आ गए। कुछ ही देर में हम सब ड्राइंग रूम में बैठ गए। कमरे का माहौल असामान्य रूप से भारी था। मुझे तो पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार मिसेस हेज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोली, आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने पीछे छिपे युवक को धीरे से आगे धकेला। उनकी आवाज़ भावुक हो गई। ये लड़का हमारा असली बेटा है, केविन। हमने अभी हाल ही में इसकी पुष्टि की है। उनकी आंखें हल्की नम हो गईं। बेचारे बच्चे ने इन सालों में बाहर बहुत कष्ट झेले हैं। ये कहते हुए उन्होंने केविन का हाथ कसकर पकड़ लिया। उधर केविन अब भी सिर झुकाए खड़ा था, मानो उसे इस आलीशान माहौल में खुद को रखने की आदत ही ना हो। तभी मिस्टर हेज की नज़र सीधे मुझ पर आकर टिक गई। उनकी आंखें हमेशा की तरह तेज और दबाव से भरी हुई थी। उन्होंने बिना किसी घुमाव फिराव के कहा, इथन, अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, भले ही तुम इतने साल हमारे साथ रहे हो, भले ही तुमने कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हो, लेकिन हेज परिवार के उत्तराधिकारी की असली जगह। उन्होंने एक पल रुककर केविन की तरफ देखा, फिर ठंडी और निर्णायक आवाज में कहा, कानूनी और नैतिक रूप से केविन की है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बात को सुनकर उन्हें लगा था मेरी दुनिया टूट जाएगी, उस दिन का इंतजार तो मैं बचपन से कर रहा था। उनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। सच कहूं तो मेरे दिल में मिस्टर हेज के लिए कोई शिकायत नहीं थी। आखिर खून का रिश्ता खून का ही होता है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं भी यही फैसला लेता। लेकिन मुझे असली समस्या का पता था। कहानी के मूल घटनाक्रम में कंपनी के अंदर किसी तरह की उथल पुथल ना हो, इसलिए मैंने अपनी सारी शक्तियां और अधिकार धीरे धीरे छोड़ने शुरू कर दिए थे। मैं चाहता था कि केविन आराम से हेज कॉरपोरेशन की कमान संभाल ले। लेकिन केविन ने मेरी इस कोशिश को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा। उसकी नज़र में मैं कंपनी छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे लगता था कि मैं लालच में अंधा होकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहीं से मेरी बर्बादी शुरू हुई। जैसे ही उसके हाथ में ताकत आई, उसने मेरे खिलाफ चालें चलनी शुरू कर दी। दिन में मुझे कंपनी का पूरा काम संभालना पड़ता था, और रात में उसके पीठ पीछे किए जा रहे वारों से बचना पड़ता था। मेरा फ्यूज़ तो तब उड़ गया जब हालात और भी ज़्यादा बेकाबू हो गए। मेरी मंगेतर सोफिया, वो स्कॉलरशिप वाले छात्र के साथ उलझने लगी। फिर उसका ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने वाला पुरुष सहायक भी बीच में आ गया। और ऊपर से उसका पहला प्यार जो विदेश से वापस लौटा था, वो भी कहानी में कूद पड़ा। चारों तरफ एकदम बवाल मचा हुआ था। शुरुआत में केविन को डर था कि कॉलिंस परिवार मेरा समर्थन करेगा। आखिर मेरी और सोफिया की शादी होने वाली थी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मेरे और सोफिया के रिश्ते में दरार पड़ चुकी है, उसने अपने सारे नकली मुखौटे उतार दिए। उसके बाद उसने मुझे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ कंपनी के अंदर दुश्मन, दूसरी तरफ बाहर दुश्मन। मैं पूरी तरह घिर गया था। और आखिरकार मुझे बेहद दयनीय हालत में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन इस बार मैंने मन ही मन हंसते हुए कहा, बॉस, ये पूरा कॉर्पोरेट सिरदर्द तुम ही रखो, मैं इसे हाथ तक नहीं लगाने वाला। ये सोचते ही मैं बिना किसी झिझक के अपनी जगह से उठा, सीधे केविन के पास गया और उसके सामने हाथ बढ़ा दिया। केविन कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर पूरी ईमानदारी से कहा, मुझे सच में अफसोस है कि इतने साल मैं तुम्हारी जगह पर रहा। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। मिस्टर हैज़, मिसेस हैज़, और यहाँ तक कि केविन भी, तीनों ऐसे मुझे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। शायद उन्हें उम्मीद थी कि मैं रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, या फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा।
लेकिन मैंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। कुछ सेकंड बाद सबसे पहले मिस्टर और मिसेस हैज समझे। उनके चेहरों पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। मिसेस हैज की आंखें चमक थीं और मिस्टर हेज के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान गई। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, इथन, मुझे पता था कि तुम हमेशा समझदार और आज्ञाकारी लड़के रहे हो। मैं बस शांत भाव से उन्हें देखता रहा। तभी वह कुछ पल रुके। उनकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और चेहरे पर फिर से गंभीरता लौट आई। लेकिन उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हमारी एक चिंता अभी भी बाकी है। मेरी नज़र तुरंत उनकी तरफ उठ गई। मिस्टर हेज ने गहरी सांस ली, फिर बोले, कॉलिंस परिवार के साथ जो विवाह संबंध तय हुआ है उसका क्या होगा? आखिर तुम्हारे और सोफिया के रिश्ते हमेशा से काफ़ी अच्छे रहे हैं। लेकिन मिस्टर हैज अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि तभी अचानक ऊपर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल सोफिया गुस्से में सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी अव्यवस्थित हालत भी उसके चेहरे पर भड़क रहे गुस्से को छिपा नहीं पा रही थी। उसने अपना फ़ोन कसकर पकड़ रखा था और सीधे मेरी तरफ बढ़ाई। जैसे ही वह मेरे सामने पहुंची, उसने फ़ोन मेरी तरफ उठाया और गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए बोली, तुमने उसकी कॉल क्यों काटी और उसका नंबर ब्लॉक क्यों किया? क्या तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि ये कितना बदतमीज़ी भरा व्यवहार है? एक के बाद एक सवाल मेरे ऊपर बरसने लगे। उसकी तेज आवाज़ ने मिस्टर हेज की अधूरी बात भी बीच में रोक दी। लेकिन मेरे चेहरे पर ज़रा भी घबराहट नहीं थी। मैं आराम से सोफे पर पीछे की तरफ टिक गया। फिर हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए बोला, शांत हो जाओ। ऐसी छोटी मोटी बातों पर हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। मेरी बात सुनते ही सोफिया का गुस्सा और बढ़ गया। छोटी मोटी बात? तुम इसे छोटी मोटी बात कह रहे हो? उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। लेकिन इस बार वो भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, क्योंकि मिसेस हैज अचानक आगे बढ़ी और बीच में बोल पी, सोफिया, कृपया पहले शांत हो जाओ। सोफिया उनकी तरफ मुड़ी। मिसेस हैज ने गंभीर स्वर में कहा, हम आज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कारण से आए हैं। इथन हमारा जैविक बेटा नहीं है। हमने आखिरकार अपने असली बेटे को ढूंढ लिया है। उन्होंने अपने पास खड़े केविन की तरफ इशारा किया। और सच कहें तो हमें तुम्हारी और ईथन की सगाई को लेकर थोड़ी चिंता थी, लेकिन अभी जो हमने देखा, उनके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान उभर आई। उसे देखकर लगता है कि तुम्हारा रिश्ता उतना मजबूत भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस सगाई को यहीं खत्म कर देते हैं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सोफिया पूरी तरह स्तब्ध खड़ी रह गई। शायद उसे अभी तक समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन मिसेस हेज रुकी नहीं। उन्होंने आगे कहा, अगर कॉलिंस एंटरप्राइजेज और हेज कॉरपोरेशन अभी भी व्यापारिक साझेदारी करना चाहते हैं तो तुम केविन पर विचार कर सकते हो। इतना कहते ही उनके चेहरे का तनाव लगभग गायब हो गया। स्पष्ट था कि अभी अभी सोफिया द्वारा किया गया हंगामा उनकी आखिरी चिंता भी दूर कर चुका था। उन्हें अब यकीन हो गया था कि सोफिया मेरे लिए लड़ने वाली नहीं है। उधर सोफिया अब भी सदमे में खड़ी थी। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो चुका था। उसकी जगह अविश्वास ने ले ली थी। और जब किसी ने उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं सुना, तब मिसेस हेज ने तुरंत अपना हैंडबैग खोला। फिर उसमें से पहले से तैयार किया हुआ एक चेक निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मेरे सामने मेज़ पर फेंक दिया। चेक मेज़ पर गिरते ही सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। मिसेस हेज ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, इथन, ये $50 मिलियन हैं। इसे उन वर्षों की अंतिम भेंट समझ लो जो तुमने हमारे साथ बिताए हैं। उनकी आवाज़ बेहद शांत थी, मानो कोई व्यापारिक सौदा पूरा किया जा रहा हो। हेज परिवार छोड़ दो, अपनी राह खुद बनाओ। फिर उन्होंने केविन की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, और केविन के लिए कोई परेशानी मत खड़ी करना। उनके शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पल का इंतजार तो मैं बहुत पहले से कर रहा था। मैंने पहले मेज पर पड़े उस पतले से चेक की तरफ देखा। फिर मेरी नज़र सोफिया पर गई। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी। उसके होंठ कई बार हिले, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में बेहद जटिल भावनाएं तैर रही थीं। उलझन, हैरानी और शायद थोड़ा सा पछतावा भी। लेकिन मुझे अब इनमें से किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। अगले ही पल मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के चेक उठाया, साथ में रखा हुआ पेन भी उठा लिया। फिर सीधे उस दस्तावेज पर अपना नाम लिख दिया जिसमें मेरे और हेस परिवार के सारे संबंध खत्म किए जा रहे थे। साइन पूरा होते ही मैंने चेक को मोड़ा और आराम से अपने गाउन की जेब में रख लिया। फिर ईमानदारी से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं समझ गया। इन सभी वर्षों तक मेरी परवरिश करने के लिए धन्यवाद। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन मैंने किसी को और कुछ कहने का मौका नहीं दिया। मैं मुड़ा और सीधे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। न मैंने पीछे देखा, न किसी की तरफ दोबारा नजर उठाई। यहां तक कि अपने कपड़े और बाकी सामान तक समेटने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिर मेरे पास अब $50 मिलियन थे। पुराने कपड़ों की किसे जरूरत थी?
मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। पीछे से मुझे हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे गोद लेने वाले माता पिता केविन को सांत्वना दे रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे, उसे अपना खोया हुआ बेटा कह रहे थे। तभी अचानक पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई और अगले ही पल सोफिया की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। रुको, ईथन, वहीं रुक जाओ, तुम मुझे अभी सब कुछ समझाओ। मैंने पलटकर भी नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज़ लगातार मेरे पीछे गूंज रही थी। लियो के साथ वो फ़ोन कॉल क्या था? तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? मुझे सच जानना है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। मैं बिना रुके आगे बढ़ता रहा, फिर शांत स्वर में कहा, समझाना? अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? मैंने हल्का सा सिर हिलाया, जिसे उस कीचड़ भरे दलदल में उतरना है वो उतर सकता है। लेकिन मैं तो वहां से निकल चुका हूं, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 दिन बाद नीला समंदर, साफ आसमान, सुनहरी रेत। मैं मियामी के एक शानदार समुद्र तट पर आराम से लेटा हुआ था। मेरे शरीर की मालिश एक पेशेवर विशेषज्ञ कर रहा था। हर दबाव बिल्कुल सही था, न ज़्यादा न कम। ठंडी समुद्री हवा लगातार मेरे शरीर को छू रही थी। उस हवा में नमक की हल्की खुशबू घुली हुई थी। दूर खड़े ताड़ के पेड़ों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ की पहुंच में एक ठंडा नारियल रखा था, उसमें स्ट्रॉ लगी हुई थी, और ऊपर एक छोटी सी सजावटी छतरी लगी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। बटीम पर का एंट्री जोन, चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान एंड सब्सिक्यूटेड द वो, यही तो जिंदगी थी। $50 मिलियन हाथ में आने के बाद मैंने एक बात तय कर ली थी। अब जिंदगी का हर दिन पूरी तरह जीना है। कोई कंपनी नहीं, कोई पारिवारिक ड्रामा नहीं, कोई प्रेम त्रिकोण नहीं, कोई पीठ में छुड़ा घोंपने वाले लोग नहीं। सिर्फ आराम, सिर्फ मजा, सिर्फ आज का दिन। धीरे धीरे मेरी चेतना ढीली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो मैं दोपहर की गर्म धूप के साथ एक हो जाऊंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे ऊपर एक साया आकर रुक गया। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे से गायब हो गई और मेरा माथा ढक गया। कोई मेरे सामने खड़ा था। मेरे शरीर की मालिश कर रहे विशेषज्ञ के हाथ अचानक रुक गए। मेरी आराम भरी अवस्था टूट गई। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आ गई। फिर आलस भरे अंदाज में धीरे धीरे आंखें खोली। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने खड़े व्यक्ति पर पड़ी, मैं सचमुच चौंक गया। चमकती धूप के सामने एक खूबसूरत आकृति खड़ी थी। उसने बेहद महंगी और शानदार काली पोशाक पहन रखी थी। उसका पहनावा इस छुट्टियों वाले समुद्री माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। वो होठ फुलाए मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी खूबसूरती पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर मेरी आंखें हल्की फैल गईं। क्लोई, मेरे मुंह से अनायास निकल गया। हाँ, वो क्लोई ही थी, मेरी छोटी बहन। असल में मैं हैस परिवार का इकलौता बच्चा नहीं था। मेरी एक छोटी बहन भी थी जो मुझसे 2 साल छोटी थी। और सबसे खास बात, वो मेरी तरह नकली वारिस नहीं थी। वो हैस परिवार की असली बेटी थी। खून का रिश्ता, सच्ची उत्तराधिकारी। 2 साल पहले क्लोई विदेश पढ़ने चली गई थी, और क्योंकि वह मूल कहानी का कोई महत्वपूर्ण किरदार नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वह अचानक मेरे सामने आ खड़ी होगी। लेकिन अब 2 साल बाद उसे देखकर मेरा फ्यूज उड़ गया। उस समय की शर्मीली और मासूम लड़की अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी त्वचा एकदम बेदाग थी। उसका शरीर लंबा और आकर्षक हो चुका था। उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। वो सचमुच एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। जैसे ही क्लोई ने देखा कि मैंने उसे पहचान लिया है, वो तुरंत मेरे सामने झुक गई, और अगले ही पल उसने मेरा सिर कसकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर जोर जोर से रोने लगी। इथन, उसकी आवाज़ लगभग टूट चुकी थी, तुम यहाँ छुट्टियां कैसे मना सकते हो? उधर हमारा परिवार बर्बाद होने वाला है। मैं पूरी तरह अवाक रह गया। मेरी सिटी पिट्टी गुम हो गई। मैंने उसे हल्का सा अलग करते हुए पूछा, क्या हुआ? लेकिन क्लोई तो मानो शिकायतों का बांध लेकर आई थी। आंखों में आंसू भरे हुए वह तेजी से बोलने लगी, उस बेवकूफ केविन ने कंपनी का सत्यानाश कर दिया है। पूरी कंपनी को बर्बाद करके रख दिया है। मैंने भौं उठाई और मन ही मन सोचा, इतनी जल्दी? क्लोई ने गुस्से से दांत भींच लिए। सोफिया को प्रभावित करने के लिए उसने बिना सोचे समझे कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। ऐसे प्रोजेक्ट जिनका बाजार में कोई भविष्य ही नहीं है, लेकिन वो पैसे ऐसे उड़ा रहा है जैसे पानी बह रहा हो। मैंने धीरे से आंखें बंद कर लीं। मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि ये बिल्कुल वही हरकत थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन क्लोई अभी खत्म नहीं हुई थी। वो और ज़्यादा उत्तेजित होकर बोली, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कंपनी का अध्यक्ष होने के बावजूद उसने अपनी छवि की ज़रा भी परवाह नहीं की। वो सार्वजनिक रूप से सोफिया के एक पुरुष सहायक से सोशल मीडिया पर लड़ पड़ा।
पूरे इंटरनेट पर तमाशा बन गया। हर जगह खबरें छप गईं। मीडिया ने इसे उछाल उछाल कर दिखाया और उसके बाद कंपनी के शेयर सीधे नीचे गिरने लगे। उसकी आवाज़ में निराशा भर गई। जब मैं विदेश गई थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन वापस लौटी तो लगा जैसे दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। ठंडी हवा अब भी बह रही थी, लेकिन मेरे सामने खड़ी क्लोई लगभग रोने की कगार पर थी। उसने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। इथन, तुम्हें वापस चलना होगा। तुम्हें घर लौटना होगा। तुम ही एकमात्र इंसान हो जो इस स्थिति को संभाल सकता है। वो लगभग विनती करते हुए बोली, कृपया वापस आओ और हमारे राज्य को बचा लो। मैं तुम्हारी अंदरूनी मददगार बन जाऊंगी। क्लोई मेरी बांह पकड़कर इतनी जोर जोर से हिलाने लगी कि मेरा दिमाग सचमुच दही होने लगा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। मैं जल्दी से अपनी बीच चेयर से उठा और उसे हल्के से पीछे किया। क्लोई, पहले शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने गंभीर स्वर में कहा। अब मेरा हेस परिवार से कोई संबंध नहीं है। परिवार आगे बढ़े या डूब जाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात सुनते ही क्लोई जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई और इंसान बन गया हूं। ईथन, उसकी आवाज़ कांप गई। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बेचैनी और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तुम ही तो कहते थे कि हेज कॉरपोरेशन तुम्हारी सबसे बड़ी रचना है। तुम कहते थे कि तुमने अपनी पूरी जवानी, अपना खून पसीना, अपना दिल और आत्मा उसमें झोंक दी है। तुम कहते थे कि एक दिन उसे और ऊंचाइयों तक ले जाओगे। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अब वही कंपनी बर्बादी के कगार पर खड़ी है और तुम बस यहाँ बैठे बैठे देखते रहोगे। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर बस हल्की सी आवाज़ निकाली, हम्म। इसके बाद मैं आराम से वापस अपनी बीच चेयर पर बैठ गया। बगल में रखा ठंडा नारियल उठाया, स्ट्रॉ होठों से लगाई और बहुत आराम से एक लंबा घूंट लिया। समुद्र की हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। लहरों की आवाज़ कानों में पड़ रही थी। कुछ पल बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रही हो। लेकिन कंपनी छोड़ने के बाद मुझे एक बात समझ में आई। मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है। धूप सेकना, नारियल पानी पीना, समुद्र के किनारे आराम करना और बिना किसी तनाव के जीना, सच कहूं तो ये भी काफ़ी शानदार है। मेरी बात सुनकर क्लोई का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। नहीं, वो लगभग चीख पड़ी। इथन, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। उसकी बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधे मेरी कुर्सी के बगल में बैठ गई, फिर झुककर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा सिकुड़ गया था, मानो वो मुझे किसी गहरे अंधेरे गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो। इथन, उसकी आवाज़ अचानक बहुत नरम हो गई। मुझे पता है, मुझे सब पता है। मैंने भौं उठाई। क्लोई ने मेरे हाथ को और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। मुझे पता है कि मम्मी और डैडी ने तुम्हें कंपनी से निकाल दिया, इसलिए तुम उनसे नाराज़ हो। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत आहत हो। ये सुनते ही मेरा माथा ठनका। मैं कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन क्लोई ने मुझे मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से आगे कहा, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं क्लोई हैज़ बिना किसी शर्त के तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आवाज़ में पहले कभी ना सुनी गई दृढ़ता थी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा खून का रिश्ता है या नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में टिक गईं। फिर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे, मेरे एकमात्र भाई। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू चमक उठे और पहली बार मेरे चेहरे की बेफिक्र मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। अगर उस दिन मैं विदेश में नहीं होती, क्लोई गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तो मैं मम्मी, डैडी और उस बेवकूफ़ केविन को अच्छी तरह सुनाती। फिर अचानक उसका चेहरा और भी तमतमा गया। और हाँ, उस बेशम सोफिया कॉलिंस को भी नहीं छोड़ती। मौका मिलते ही उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती। इतना कहकर वो हवा में अपने छोटे छोटे मुक्के चलाने लगी, मानो सच में किसी की पिटाई कर रही हो। उसे देखकर मेरे होठों पर हंसी आ गई। मैंने आलस से हाथ हिलाया। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन बात यह नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैंने नारियल पानी का एक और घूंट लिया, फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं उस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका हूँ। साफ साफ लिखा है कि मेरा हेज परिवार से हर रिश्ता खत्म हो चुका है। अब मैं पूरी तरह बाहरी आदमी हूँ। मैंने कंधे उचकाए। तो बताओ, एक बाहरी आदमी किस अधिकार से हेज कॉरपोरेशन के आंतरिक मामलों में दखल देगा? मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनते ही क्लोई जैसे पिचका हुआ गुब्बारा बन गई। उसके कंधे झुक गए। उसकी चमकती आंखों की रोशनी भी फीकी पड़ गई। वो सिर झुकाकर बड़बड़ाने लगी, तो क्या सच में कोई रास्ता नहीं है?
कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। मैंने सोचा आखिरकार वो हार मान गई। लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड बाद ही मेरा माथा ठनका, क्योंकि क्लोई अचानक फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो शरारती मुस्कान दबाने की कोशिश कर रही थी। ईथन, उसने मीठे स्वर में कहा, असल में शायद एक तरीका है। मेरा दिल अचानक अजीब सा महसूस करने लगा। अनुभव कह रहा था कि आगे कुछ खतरनाक आने वाला है। मैंने सावधानी से पूछा, कौन सा तरीका? क्लोई तुरंत मेरे पास आ गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, देखो, कानूनी तौर पे और खून के रिश्ते के हिसाब से अब तुम मेरे भाई नहीं रहे, है ना? मैंने सिर हिलाया। तो अगले ही पल उसके मुंह से जो शब्द निकले, उन्हें सुनकर मेरा फ्यूज उड़ गया। अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो क्या तुम हैस परिवार के दामाद बनकर कंपनी में वापस दखल नहीं दे सकते? खास खास मैं सीधे नारियल पानी में घुट गया। मेरा दिमाग बही हो गया। मैं लगातार खांसने लगा। काफी देर बाद जब सांस सामान्य हुई, तब मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। क्लोई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो? मेरी डांट सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। वो लाली इतनी स्वाभाविक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने जिद्दी अंदाज में ठुड्डी ऊपर उठाई। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं पूरी तरह स्तब्ध था। उधर क्लोई बिना रुके बोलती चली गई, उस समय कंपनी में मौजूद सभी शेयरधारकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने तुम्हारी क्षमता अपनी आंखों से देखी थी। सब जानते हैं कि कंपनी को यहां तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था। उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही थी, मानो उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा हो। और मैं उसे घूर रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा खतरनाक क्या है इस कॉरपोरेशन का संकट, या फिर मेरी इस छोटी बहन का अभी अभी दिया गया प्रस्ताव। क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, पैसे के सामने कोई बहस नहीं करता। अगर तुम वापस आने के लिए तैयार हो जाओ, तो कंपनी के लोग तुम्हारा खुले दिल से स्वागत करेंगे। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और होंठ सिकोड़कर बोली, और सच बताओ ईथन, तुम्हारी मौजूदा हालत देखकर तो लगता है कि अब कोई कई मिलियन डॉलर की हवेली खरीदने से पहले भी तुम्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि तुम्हें ऐसी जिंदगी सच में पसंद है। उसकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली। इस बार मेरा चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। क्लोई, तुम जानती हो कि मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही क्लोई समझ गई कि बात को मजाक में टालना अब संभव नहीं है। उसने अपनी बनावटी मुस्कान छोड़ दी। उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई देने लगी। ईथन, मैं मजाक नहीं कर रही। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जब हम बड़े हो रहे थे तब मम्मी और डैडी ने कभी मेरी ज़्यादा परवाह नहीं की। हर चीज़ तुमने संभाली थी। जब मैं रोती थी, तुम मुझे मारते थे। जब मुझे परेशानी होती थी, तुम मेरे साथ खड़े रहते थे। उसकी आवाज़ धीरे धीरे भर्रा गई। तुम दुनिया में मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, और जब हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है, तो मैं तुमसे शादी क्यों नहीं कर सकती? उसकी आंखों में अड़िग जिद थी। स्पष्ट था कि वह अपने विचार से पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने धीरे से हाथ उठाकर उसे आगे बोलने से रोक दिया। क्लोई, मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रही हो। उसके चेहरे पर उम्मीद की झलक उभरी, लेकिन अगले ही पल मैंने सिर हिला दिया। लेकिन मैं वापस नहीं जा रहा। उसकी उम्मीद तुरंत फीकी पड़ गई। तभी मैंने आगे कहा, हालांकि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्लोई एकदम रुक गई। उसके चेहरे पर उलझन छा गई। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो ईथन? मैंने उसकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हारा लक्ष्य कंपनी को संभालना है, तो तुम्हें किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत ही क्या है? क्लोई पल के झपकाने लगी। मैंने आगे कहा, तुम खुद स्थिति क्यों नहीं बदल सकती? तुम खुद कंपनी को संकट से बाहर क्यों नहीं निकाल सकती? मेरी बात सुनकर वह पूरी तरह चौंक गई। उसने अपनी ओर उंगली की। मैं? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन मैं अभी अभी विदेश से लौटी हूं। मुझे यहाँ के बाजार की ज़्यादा समझ नहीं है, और कंपनी के अंदर के जटिल रिश्तों के बारे में भी मैं लगभग कुछ नहीं जानती। उसकी आवाज़ में झिझक साफ थी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। जो चीज़ नहीं आती उसे सीखा जा सकता है, जो चीज़ समझ नहीं आती उसे समझा जा सकता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्लोई, कोई भी जन्म से सब कुछ जानकर नहीं आता। मैं भी नहीं आया था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सीखने का फैसला किया था। समुद्र की हवा हमारे बीच से गुजर रही थी। क्लोई चुपचाप मेरी बात सुन रही थी, और पहली बार उसकी आंखों में घबराहट की जगह सोच विचार की चमक दिखाई देने लगी। मैंने शांत स्वर कहा, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ा, और वैसे भी तुम खुद कह रही थी कि केलन एक बेवकूफ़ है। मैंने भौं उठाई। क्या सच में एक बेवकूफ़ को हटाने के लिए मुझे खुद मैदान में उतरने की ज़रूरत है? क्लोई ने होंठ फुला ली।
स्पष्ट था कि वह अभी भी चाहती थी कि मैं वापस कंपनी संभाल लूं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है ईथन, उसने उंगली दिखाते हुए कहा, लेकिन अब मैं हर दिन तुम्हारे पास आने वाली हूं, इसलिए कहीं गायब मत हो जाना। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर बेबस मुस्कान आ गई। मैंने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगा। लॉर्क, पैम्बर्स, मेडल, खरियाट। उस दिन के बाद मैंने समुद्र तट, धूप और आरामदायक छुट्टियों को अलविदा कह दिया और अपना पूरा समय क्लोई को प्रशिक्षित करने में लगाना शुरू कर दिया। मैंने उसे कंपनी के महत्वपूर्ण विभाग प्रमुखों के स्वभाव और क्षमताओं के बारे में बताया, किस पर भरोसा किया जा सकता है, कौन सिर्फ अवसरवादी है, कौन असली प्रतिभा रखता है और कौन सिर्फ कुर्सी बचाने में माहिर है। मैंने उसे बाजार के रुझानों का विश्लेषण करना सिखाया, किस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए, किस क्षेत्र से दूर रहना चाहिए, कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। फिर मैंने उसे निदेशक मंडल के भीतर मौजूद टकरावों का इस्तेमाल करके अपने सहयोगी बनाना सिखाया, कैसे लोगों को अपने पक्ष में लाया जाता है, कैसे समर्थन जुटाया जाता है और कैसे बिना शोर मचाए शक्ति हासिल की जाती है। इसके बाद हमने केविन के शुरू किए गए उन चमकदार लेकिन बेकार प्रोजेक्ट्स पर काम किया। एक एक करके उनकी कमजोरियां निकाली, उनकी वित्तीय रिपोर्टें खंगाली, उनकी खामियां उजागर की और धीरे धीरे उन्हें खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही मैंने क्लोई को अपनी खुद की वफादार टीम बनाना भी सिखाया, ऐसे लोग जो उसके लिए काम करें, न कि सिर्फ उसकी कुर्सी के लिए। सच कहूं तो क्लोई की प्रतिभा उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। उसमें स्वाभाविक व्यावसायिक समझ थी और अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसकी प्रगति एकदम धांसू गति से होने लगी। हर गुजरते दिन के साथ वो और मजबूत होती गई। धीरे धीरे उसने कंपनी के भीतर अपनी जड़ें जमा ली, अपना प्रभाव बढ़ाया, अपने समर्थक तैयार किए और साथ ही केविन द्वारा कंपनी को पहुंचाए जा रहे नुकसान के ठोस सबूत भी इकट्ठा करने लगी। दूसरी तरफ उसने मीडिया का भी शानदार इस्तेमाल किया। केविन की अक्षमता, उसके गलत फैसले, उसके विवाद, उसकी नाकामियां, सब कुछ धीरे धीरे जनता के सामने आने लगा। हर नई खबर के साथ उसके समर्थन में कमी आती गई और फिर आखिरकार वो दिन आ गया। लगातार बोर्ड मीटिंग्स, लगातार शेयरधारकों का दबाव, लगातार नकारात्मक जनमत, इन सब ने मिलकर केविन को पूरी तरह घेर लिया। अब उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं था। यहां तक कि जिन परियोजनाओं को उसने सोफिया को प्रभावित करने के लिए शुरू किया था, वही उसकी बर्बादी की आखिरी वजह बन गई। वो अंतिम तिनका जिसने पूरी गाड़ी पलट दी। मिस्टर हेज ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इस बार हालात उनके नियंत्रण से बाहर थे। आखिरकार केविन को कंपनी की मुख्य शक्ति संरचना से बाहर कर दिया गया। उसके पास सिर्फ नाम का एक पद बचा। कोई वास्तविक अधिकार नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई शक्ति नहीं। वो पूरी तरह खेल से बाहर हो चुका था। और उसी समय क्लोई ने मजबूती से हैज कॉरपोरेशन की कमान अपने हाथों में ले ली। वो अब सिर्फ परिवार की बेटी नहीं थी, वो कंपनी की वास्तविक नेता बन चुकी थी। उधर कॉलिंस परिवार की आलीशान हवेली में सोफिया अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर साफ चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा था। वो लगातार अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी, मानो किसी का इंतज़ार कर रही हो, या शायद किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच रही हो जो अब उसकी ज़िंदगी में नहीं था। फ़ोन की स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें और खबरें दिखाई दे रही थीं। हर तस्वीर में केविन मीडिया से घिरा हुआ था। कहीं वो कैमरों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, कहीं पत्रकार उसके पीछे दौड़ रहे थे और हर खबर के नीचे मजाक उड़ाने वाली टिप्पणियां भरी हुई थीं। सोफिया ने भौहें सिकोड़ ली। सच कहूं तो ताकत खोने के बाद केविन पूरी तरह बदल चुका था। आए अब वो पहले वाला आत्मविश्वासी और सभ्य उत्तराधिकारी नहीं रहा था, जो हमेशा उसके सामने अपनी सबसे अच्छी छवि पेश करने की कोशिश करता था। अब वो एक चिड़चिड़ा, अस्थिर और बेहद संवेदनशील आदमी बन चुका था। हर दूसरे दिन उसके पास आ जाता, अपनी परेशानियां सुनाता, शिकायतें करता, मदद मांगता और धीरे धीरे सोफिया उससे ऊब चुकी थी। उधर जिस लियो वेंस पे उसे कभी तरस आया था, उसने भी उसका सिरदर्द बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लियो कई बार उसके पास व्यापारिक योजनाएं लेकर आया। हर बार दावा करता कि यह परियोजना करोड़ों कमाएगी। हर बार निवेश मांगता, लेकिन नतीजा एक से बढ़कर एक असफलता। हर योजना बुरी तरह डूब गई। जब आखिरकार सोफिया ने और पैसा लगाने से इनकार कर दिया, तब लियो का असली चेहरा सामने आ गया। उसने उसके पैसे लेकर भागने की कोशिश की। ये जानकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सीधे पुलिस को बुला लिया और आखिरकार लियो जेल पहुंच गया। उसके बाद बचा था उसका बेहद ध्यान रखने वाला पुरुष सहायक, वो आदमी जो हमेशा खुद को सबसे वफादार दिखाता था। लेकिन आज
दोनों कंपनियों की एक संयुक्त बैठक के बाद उसने चुपके से क्लोई को पटाने की कोशिश कर डाली। अगर क्लोई खुद आकर उसका मजाक न उड़ाती तो शायद सोफिया को इसकी खबर भी नहीं होती। नतीजा साफ था, उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और उद्योग जगत में उसका नाम काली सूची में डाल दिया गया। एक झटके में उसका करियर खत्म हो गया। कुछ ही महीनों में वे सभी लोग जिनके चारों ओर कभी उसका ध्यान घूमता था, एक एक करके उसकी जिंदगी से गायब हो गए। मानो समुद्र का ज्वार अचानक पीछे हट गया हो और पीछे छोड़ गया हो सिर्फ बिखरा हुआ झाग, गंदा, बेतरतीब और बेकार। सोफिया धीरे धीरे उठी, फिर कमरे की विशाल कांच की खिड़की तक चली गई। उसके सामने शहर का भव्य दृश्य फैला हुआ था। ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां, भागती हुई गाड़ियां, सब कुछ पहले जैसा ही था। लेकिन न जाने क्यों आज उसे ये शहर बेहद ठंडा और खाली लग रहा था। उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठी, एक ऐसा खालीपन जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तभी उसके दिमाग में अनायास एक चेहरा उभर आया, एथन। उसे हमारी सगाई के दिन याद आने लगे। उस समय शायद मैं थोड़ा उबाऊ लगता था, काम में ज़रूरत से ज़्यादा डूबा हुआ, हमेशा व्यस्त, हमेशा जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। लेकिन मैं हमेशा भरोसेमंद था। हर समस्या का समाधान मेरे पास होता था, हर स्थिति नियंत्रण में रहती थी। मैंने कभी उसे किसी परेशानी का सामना अकेले नहीं करने दिया। मुझे उसकी हर पसंद याद रहती थी। उसे कौन सा खाना पसंद है, कौन सी खुशबू अच्छी लगती है, कौन सा रंग उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी आदतें भी मुझे याद थीं। जब भी वो मुसीबत में होती, मैं सबसे पहले उसके सामने खड़ा होता। और सबसे बढ़कर, जब भी मैं उसकी तरफ देखता, मेरी नज़रों में हमेशा सच्चा स्नेह और कोमलता होती थी। वो नज़र जो अब शायद उसे फिर कभी देखने को नहीं मिलने वाली थी। ये सोचते ही उसके दिल में एक अनजाना दर्द उठ गया। और पहली बार सोफिया को महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। लेकिन उस समय मैंने उसे इतनी अच्छी तरह संभाल कर रखा था कि उसने इन सारी चीज़ों को कभी खास महत्व ही नहीं दिया। उसे लगता था कि ये सब तो होना ही चाहिए, मानो मैं हमेशा उसके लिए मौजूद रहूंगा, मानो उसकी हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी, मानो वो कभी अकेली नहीं पड़ेगी। लेकिन अब सोफिया ने धीरे से अपनी कनपटियां दबाईं। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास उठ रहा था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी ठीक से देखना नहीं चाहती थी। क्योंकि अगर उसने उसे पहचान लिया तो शायद उसे खुद का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे वो एहसास उसके दिल के चारों ओर लिपटता जा रहा था। उस एहसास का नाम था पछतावा। कभी अचानक उसे एहसास हुआ, वो घर जहाँ कभी मैं और वो साथ रहते थे, वो कितना गर्मजोशी भरा था, कितना सुकून देने वाला था और कितनी यादों से भरा हुआ था। पहले उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैं वहाँ नहीं था, तब उसकी कीमत समझ आने लगी थी। अगली सुबह सोफिया अपने कार्यालय में काम कर रही थी। फाइलों का ढेर उसके सामने रखा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। अंदर आइए, सोफिया ने सिर उठाए बिना कहा। अगले ही पल उसका कार्यकारी सचिव अंदर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सोफिया ने उसे देखा और भौं उठा दी। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। सचिव मुस्कुराई। वो कई वर्षों से सोफिया के साथ काम कर रही थी। दोनों का रिश्ता अब मालिक और कर्मचारी से कहीं ज्यादा गहरा था, लगभग सबसे अच्छी सहेलियों जैसा। सचिव ने आंख मारी। सोफिया, मेरे पास एक अच्छी खबर है, सुनना चाहोगी? उसकी रहस्यमयी मुस्कान देखकर सोफिया भी हल्का सा मुस्कुरा दी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर थोड़ी चमक लौटी थी। ठीक है, अब पहेली मत बुझाओ, जल्दी बताओ। सचिव तुरंत उसके डेस्क के करीब आ गई, फिर आवाज धीमी करके उत्साहित स्वर में बोली, मुझे भी एयरलाइन की सूचना मिली है। वो पहला प्यार जिसके बारे में तुम इतने दिनों से सोच रही थी, वो वापस आ रहा है। सोफिया की आंखें तुरंत फैल गईं। क्या? सचिव मुस्कुराई। उसकी फ्लाइट आज दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर रही है। ये सुनते ही सोफिया की धुंधली आंखों में अचानक चमक लौट आई। रेयान पियर्स, उसके किशोर दिनों का सीनियर, उसका पहला आकर्षण, उसकी पहली मोहब्बत। वो लड़का जिसे उसने कभी अपने सपनों का राजकुमार समझा था। कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी यादें अब भी कहीं न कहीं उसके दिल में मौजूद थीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, शायद रियान से मिलकर वो फिर से वही पुरानी खूबसूरत भावना महसूस कर सके, वही मासूम उत्साह, वही धड़कनें, वही सपने। और शायद अपनी वर्तमान उलझनों और परेशानियों से भी कुछ समय के लिए बाहर निकल सके। ये सोचते ही वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, फिर शीशे के सामने जाकर खुद को देखने लगी। कुछ दिनों की चिंता ने उसके चेहरे पर हल्की थकान छोड़ दी थी।
बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसने जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक किए, मेकअप को दुरुस्त किया, और कुछ ही मिनटों में कॉलिंस परिवार की आत्मविश्वासी उत्तराधिकारी फिर से सामने खड़ी थी। वो पुरानी चमक फिर लौट आई थी। उसने अपना हैंडबैग उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, गाड़ी तैयार करवाओ। सचिव मुस्कुराई। कहाँ जाना है? सोफिया ने बिना झिझक जवाब दिया, हवाई अड्डे। डॉट। रास्ते भर सोफिया कार की पिछली सीट पर बैठी रही, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो बार बार सोच रही थी कि ये रेयान से मिलते ही क्या कहेगी, उसे किस रेस्तरा में डिनर के लिए ले जाएगी, पुरानी यादों की कौन कौन सी बातें करेगी, और क्या रेयान अब भी वैसा ही होगा जैसा उसकी यादों में था। जैसे जैसे हवाई अड्डा करीब आता गया, उसके दिल की धड़कनें भी तेज होती चली गईं। लेकिन जब सोफिया भारी उम्मीदों और हल्की घबराहट के साथ अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के बाहर पहुंची, तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसकी नज़रें लगातार भीड़ में घूम रही थीं। वो उस चेहरे को ढूंढ रही थी जो वर्षों से उसकी यादों में उकसा हुआ था। रेयान पियर्स, वही आकर्षक युवक, वही पहला प्यार, वही अधूरा सपना। उसने कल्पना भी कर ली थी कि रेयान को देखते ही क्या कहेगी। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे जम गया, क्योंकि भीड़ के बीच उसे रेयान नहीं दिखा। उसने किसी और को देखा, मुझे। मैं एक सलीकेदार लिनन की शर्ट और पतलून पहने हुए था। एक हाथ में सूटकेस था। चेहरे पर आराम भरी मुस्कान थी, और मैं बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में आगमन द्वार से बाहर निकल रहा था, जैसे दुनिया का कोई तनाव मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। सोफिया की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर मौजूद उत्साह और उम्मीद एक पल में गायब हो गए। उनकी जगह अविश्वास और हैरानी में ले ली। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाई और बगल में खड़ी सचिव को घूरा। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। ये सब क्या है? तुमने नहीं कहा था कि रेहान आज लौट रहा है? सचिव उसकी तीखी नजर देखकर घबरा गई। वो कुछ सेकंड तक पलकें झपकाती रही, फिर पूरी उलझन के साथ बोली, क्या? रेहान? कौन रेहान? सोफिया का चेहरा और भी सख्त हो गया, लेकिन सचिव सचमुच कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसकी नज़र अचानक सोफिया की कलाई पर गई। वहां वही सीमित संस्करण वाली हीरे जड़ी घड़ी थी जो मैंने उसे उपहार में दी थी। अगले ही पल उसकी नज़र उसके कानों तक पहुंची। वहां मोतियों वाली वही शानदार बालियां चमक रही थीं, जिन्हें मैंने एक मशहूर जौहरी से खास तौर पर बनवाया था। सचिव कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर अचानक समझ आने वाला भाव उभरा। ओह, वो धीरे से बोली, अब समझी। सोफिया ने भौहें सिकोड़ ली। सचिव ने झिझकते हुए कहा, मैंने देखा है कि हाल ही में आप ईथन की दी हुई घड़ी काफ़ी ज़्यादा पहन रही हैं, और कल आपने अपने कार्यालय में वो जेट की मूर्ति भी रखी थी जो ईथन ने आपको दी थी। इसलिए उसने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। मुझे लगा कि जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा मिलना चाहती हैं वो ईथन है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो अपनी यात्रा से लौट रहा है, मैंने आपको बता दिया। ये सुनते ही सोफिया पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी नज़र अनायास अपनी कलाई पर गई। उसने धीरे से उस घड़ी को छुआ, फिर उसके कानों में पहनी बालियों को महसूस किया, और तभी उसका माथा ठनक गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार नहीं था। हाल के दिनों में वो अनजाने में बार बार उन्हीं चीज़ों को चुन रही थी जो मैंने उसे दी थी। वो उन यादों को अपने आसपास जमा कर रही थी जिन्हें वह खुद स्वीकार नहीं करना चाहती थी। पुरानी कहावत है, जो व्यक्ति खुद उस स्थिति के भीतर होता है उसे अक्सर सच्चाई दिखाई नहीं देती, लेकिन बाहर खड़ा इंसान उसे साफ देख लेता है। और इस समय शायद उसकी सचिव उससे कहीं ज़्यादा स्पष्ट रूप से देख पा रही थी कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है। सोफिया की उंगलियां अब भी उस घड़ी पर टिकी हुई थी, और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में रेयान का इंतजार कर रही थी, या फिर मैं पूरे समय ईथन को याद कर रही थी? उसी पल सचिव की बातों ने सोफिया के दिमाग में जैसे बिजली गिरा दी। उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि अचानक उसे एक ऐसी सच्चाई समझ में आ गई जिससे वो इतने दिनों से भाग रही थी। वो लगातार किसी न किसी को ढूंढ रही थी, कभी लियो, कभी पहला प्यार रेयान, कभी कोई और। लेकिन असल में वो क्या कर रही थी? वो सिर्फ एक इंसान की जगह भरने की कोशिश कर रही थी, मेरी जगह। और अगर उसे मेरी जगह भरने के लिए किसी और की जरूरत पड़ रही थी, तो इसका मतलब क्या था? मतलब साफ था, वो मुझे भूल ही नहीं पाई थी। मैं ही वो इंसान था जिसे उसका दिल छोड़ नहीं पा रहा था। यह एहसास होते ही उसके गाल गर्म हो गए। उसे खुद पर शर्म आने लगी। इतने समय तक वो सच्चाई से आंखें चुराती रही थी, लेकिन अब वो और नहीं भाग सकती थी। उसकी नज़रें मेरी तरफ उठीं। मैं पहले ही बाहर की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे उसके दिल में एक प्रबल इच्छा जन्म लेने लगी। अब जब उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी, तो क्या वो फिर वही गलती दोहराएगी? नहीं, इस बार उसे कुछ करना होगा। कुछ ऐसा जो
शायद बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सोफिया ने गहरी सांस ली, फिर अपने सचिव को वहीं छोड़कर ऊंची एड़ी के सैंडल में तेजी से मेरी तरफ दौड़ पड़ी। इथन, उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, मानो डर रही हो कि मैं रुकूंगा भी या नहीं। मैंने कदम रोक दिए, फिर पीछे मुड़कर देखा। मेरे चेहरे पर हल्का आश्चर्य उभरा। सोफिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोफिया कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, मानो शब्द ढूंढ रही हो। फिर उसने खुद को संभाला। मुझे पता है, उसकी आवाज़ धीमी थी। मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मैं चुपचाप सुनता रहा। सोफिया ने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। स्पष्ट था कि वो बेहद घबराई हुई थी। मैं बहुत स्वार्थी थी। मैं दिखावे में उलझ गई थी। मैंने ऐसी बहुत सी बातें कहीं जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, और मैंने कई मूर्खतापूर्ण फैसले भी लिए। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। फिर उसने अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाई। वो शब्द जो इतने दिनों से उसके दिल में बंद थे, आखिर बाहर निकल आए। इथन, क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? उसकी आवाज़ टूटने लगी। मैं वादा करती हूँ, अब मैं कभी वैसी नहीं बनूंगी। क्या हम क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, और अगले ही पल उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, इथन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये शब्द बोलने में जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वो सांस रोककर मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी, लेकिन मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही एक साफ, व्यंग्य से भरी महिला आवाज हमारे बगल से सुनाई दी। वाह, क्या दृश्य है! अगर ये महान मिस कॉलिंस नहीं है, तो फिर कौन है? आवाज सुनते ही सोफिया का पूरा शरीर तन गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो तुरंत उस दिशा में मुड़ी, और अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वहां खड़ी थी क्लोई, तेज धार वाले बिजनेस सूट में, आत्मविश्वास से भरी हुई, चेहरे पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए। स्पष्ट था कि वो मुझे लेने एयरपोर्ट आई थी, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी, उसे देखकर मेरा माथा ठनक गया। क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था, जब भी क्लोई इस तरह मुस्कुराती है, किसी न किसी की बैंड बजने वाली होती है। क्लोई ने अपनी बाहें सीने पर बांध रखी थीं। उसके चेहरे पर अब उस पुरानी मासूम और शर्मीली लड़की का कोई निशान नहीं था। हेज कॉरपोरेशन की कमान संभालने के बाद उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही दबदबा आ गया था। वो आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ हमारी तरफ बढ़ी। उसकी चाल सुंदर भी थी, और डराने वाली भी। मेरी सिटी पिट्टी गुम होने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्लोई कुछ ऐसा बोलने वाली है जिससे माहौल और गर्म हो जाएगा। क्लोई ने सोफिया को सिर से पैर तक देखा, मानो किसी वस्तु का मूल्यांकन कर रही हो। फिर उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। अरे वाह, ये क्या देख रही हूं मैं? क्या मिस कॉलिंस अपने बाकी खिलौनों से ऊब चुकी हैं, या फिर अब मेरे भाई को वापस ले जाने आई हैं? सोफिया का चेहरा तुरंत सख्त हो गया, लेकिन क्लोई रुकी नहीं। उसकी आवाज़ और भी ठंडी हो गई। क्या तुम्हें याद है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? उसने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, दिल दिया, समय दिया, अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लुटा दी, तुम्हें किसी रानी की तरह रखा। फिर उसकी आंखों में तिरस्कार चमक उठा। और बदले में तुमने क्या किया? एक पार्ट टाइम वेटर के लिए उससे झगड़ा किया, उसकी भावनाओं को कुचला, और उसे छोड़ दिया। सोफिया के होंठ कांपने लगे, लेकिन क्लोई की बातें लगातार उसके दिल में तीर की तरह धंसती जा रही थीं। अब जब तुम्हें पता चल गया कि बाकी सारे आदमी भरोसे लायक नहीं हैं, तो अचानक तुम्हें याद आ गया कि मेरा भाई कितना अच्छा था। क्लोई हल्के से हंस पड़ी, लेकिन उस हंसी में जरा भी गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ व्यंग्य था। सोफिया, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें तुरंत नरम हो गई। फिर वह गर्व से बोली, अगर अभी इसी वक्त मेरे भाई को चांद चाहिए हो, तो मैं उसके लिए चांद भी ले आऊं। अगले ही पल उसकी नज़र फिर सोफिया पर टिक गई। तो बताओ, ऐसे में वो क्यों जाकर वो चीज़ वापस उठाएगा जिसे तुमने खुद फेंक दिया था? ये शब्द किसी बर्फीले खंजर की तरह थे, सीधे सोफिया के दिल में धंस गए। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसके कदम डगमगा गए। लगभग ऐसा लगा जैसे वो गिर जाएगी। कुछ पल बाद उसने कांपती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थीं। ईथन, उसकी आवाज भर्रा गई। मैं बस उन लोगों के बहकावे में आ गई थी। मैंने गलती की, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, हमेशा से तुम ही थे। वो एक कदम आगे बढ़ी। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? उसकी आवाज में आखिरी उम्मीद बाकी थी, मानो वो किसी चमत्कार का इंतजार कर रही हो। लेकिन मैंने सिर्फ हल्के से हाथ हिलाया। चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। सोफिया, हमारा रिश्ता खत्म चुका है। तुम्हें अब ये बातें मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। मैंने शांत स्वर कहा, आगे बढ़ो, और मुझे भी आगे बढ़ने दो।
फिर मैंने क्लोई की तरफ देखा। चले। मेरी बात सुनते ही क्लोई का पूरा व्यवहार बदल गया। अभी जो लड़की बर्फ जैसी ठंडी थी, वो अचानक फिर से खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए तुरंत मेरे पास आ गई और स्वाभाविक रूप से मेरी बाह पकड़ ली। ईथन। उसकी आवाज़ अब नरम और स्नेह से भरी हुई थी। गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है और मैंने रसोई में तुम्हारी पसंद के सारे व्यंजन बनवाए। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो घर चलते हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। फिर मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। हम दोनों सीधे बाहर की ओर चल पड़े और पूरे समय मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे खड़ी सोफिया वहीं जमी रह गई। उसकी आंखों में पछतावा था, उसके चेहरे पर दर्द था। लेकिन अब ये सब बहुत देर से आया था। कुछ चीज़ें टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ती, और कुछ लोग एक बार चले जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। जब हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, मेरे सामने एक नई जिंदगी थी। और इस बार मैं किसी और की कहानी का दुखी साइड कैरेक्टर नहीं था, मैं अपनी कहानी का नायक था। हम आखिरकार वापस उस परिचित हैज हवेली में पहुंच गए। पूरा लिविंग रूम रोशनी से जगमगा रहा था। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन सजे हुए थे। हवा में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैली हुई थी। क्लोई पूरे समय मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। कभी मेरी प्लेट में खाना परोसती, कभी मेरा गिलास भरती, और साथ ही लगातार सोफिया की बुराई करती जा रही थी। वो औरत सच में दिल की बहुत कठोर है। इतना सब होने के बाद भी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? अगर मैं वहां नहीं पहुंचती तो पता नहीं और क्या क्या बोलती। मैं बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। कभी कभी बीच में दो चार शब्द बोल देता, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरी पलकों पर भारीपन छाने लगा, सिर थोड़ा चकराने लगा, मेरी नज़रें धुंधली होने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद यात्रा की थकान है, लेकिन अगले ही पल मेरा माथा ठनका। कुछ गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। मैंने क्लोई की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ता जा रहा था। होश पूरी तरह जाने से ठीक पहले मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकों को उठाया, और आखिरी बार जो दृश्य देखा, उसे देखकर मेरा फ्यूज उड़ गया। क्लोई का खूबसूरत चेहरा मेरे बेहद करीब था, और उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैली हुई थी। As Molkaplus Budishas is Ball, Choring Kaplus from Bell Dishes. This is validation, the side of businesses in vectors. जब मेरी आंख खुली तो पूरे शरीर में अजीब सी पीड़ा महसूस हो रही थी। मेरी खोपड़ी सटक गई। मैंने तेजी से आंखें खोली और अगले ही पल मुझे सब समझ आ गया। मेरा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। गुस्से से मेरी नसें तन गईं। क्लोई, मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा कमरा गूंज उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आवाज़ सुनकर बगल में सो रही क्लोई भी जाग गई। वो नींदी आंखें मलते हुए उठी, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसकी आंखें इधर उधर घूमने लगीं। स्पष्ट था कि अपराधी पकड़ी जा चुकी थी। अगले ही पल वो अचानक बिस्तर पर लुढ़कने लगी। माँ कोई मासूम बच्ची हो। ईथन, मुझे माफ़ कर दो ना, बस इस एक बार, प्लीज़। वो बड़ी बड़ी आंखें बनाकर मुझे देखने लगी। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, सच में, कसम से। मैं उसे घूरता रहा। लेकिन सच कहूँ, बचपन से ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी। मैं कभी क्लोई की मिन्नतों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था। और अब तो हालात और भी ख़राब थे, क्योंकि इतने महीनों तक मेरी ट्रेन लेने के बाद उसने लोगों को मनाने की सारी चालें भी सीख ली थी। यहाँ तक कि सबसे गंदे हथकंडे भी। मैंने माथा पकड़ लिया। जो होना था वो हो चुका था। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। आखिरकार मैंने लंबी सांस छोड़ी और चुपचाप किस्मत के सामने हथियार डाल दिए। आधा महीना बाद मेरे और क्लोई के विवाह का दिन आ गया। शानदार समारोह आयोजित किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ज़्यादातर शेयरधारकों और व्यापारिक साझेदारों को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मानो उन्हें पहले से इसकी उम्मीद हो। असल में वजह बहुत सरल थी। कंपनी के भीतर मौजूद हर व्यक्ति अपनी आंखों से देख चुका था कि नकली उत्तराधिकारी होने के बावजूद मेरी क्षमता असली उत्तराधिकारी केविन से कहीं ज्यादा थी। तुलना ही नहीं थी। एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ केविन, और दोनों के बीच का अंतर किसी बच्चे और अनुभवी खिलाड़ी जैसा था। व्यापार की दुनिया में एक नियम सबसे ऊपर होता है, मुनाफा। और मुनाफे के सामने कोई बहस नहीं करता। शेयरधारकों की नज़र में अपनी बेटी के जरिए ऐसे इंसान को परिवार से बांध लेना जो उनके लिए अथाह संपत्ति पैदा कर सकता हो, किसी सौदे से कम नहीं था। बल्कि ये तो उनके जीवन का सबसे लाभदायक निवेश साबित होने वाला था। लेकिन मिस्टर और मिसेस हैज़ इस शादी को बिल्कुल उस नज़र से नहीं देख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं क्लोई से शादी करने वाला हूँ,
तो दोनों की हालत ऐसी हो गई कि उसी रात अस्पताल पहुंचाना पड़ा। मेरा तो फ्यूज़ उड़ गया, लेकिन फिर मैंने एकदम शांत दिमाग से फैसला लिया। मैंने केविन को भी उनके साथ भेज दिया। आखिर कोई तो होना चाहिए था जो उनकी देखभाल करे। और सच कहूँ, इससे एक और फ़ायदा हो गया। वो तीनों शादी में आकर कोई बवाल नहीं कर सके। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मेरी हवा एकदम ठंडी हो गई। शादी का दिन, पूरा विवाह हॉल रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। चारों तरफ शुभकामनाएं थीं, हंसी थी, तालियां थीं, उत्साह था। और मंच पर मैं और क्लोई आमने सामने खड़े थे। उस दिन क्लोई सचमुच जन्नत की अप्सरा लग रही थी। सफ़ेद वेडिंग गाउन में उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। शायद उसके लिए सच में ऐसा ही था, क्योंकि आखिरकार उसे वो इंसान मिल गया था जिसे वो हमेशा अपने दिल के सबसे करीब मानती थी। जोरदार तालियों और खुशियों की आवाज़ों के बीच हमने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई, फिर अपने वचन लिए और आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गए। पूरा हॉल बधाइयों से गूंज उठा। लेकिन उसी भीड़ के एक कोने में एक अकेली आकृति खामोशी से खड़ी थी। सोफिया। उसने बेहद खूबसूरत पोशाक पहन रखी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। सिर्फ खोया हुआ सा भाव था और गहरा दुख। वो दूर खड़ी हमें देख रही थी, मानो किसी ऐसे सपने को देख रही हो जो कभी उसका था, लेकिन अब हमेशा के लिए किसी और का बन चुका था। कुछ देर बाद उसने अपना शादी का उपहार रख दिया, फिर बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। उसकी पीठ बेहद अकेली लगी थी, लेकिन अब हम दोनों की जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। इन 7 वर्षों में मैं और क्लोई मिलकर हेज कॉरपोरेशन का संचालन करते रहे। हमारी साझेदारी एकदम धांसू साबित हुई। जहां मैं रणनीति और विस्तार पर ध्यान देता था, वहीं क्लोई कंपनी के अंदरूनी संचालन और प्रबंधन को शानदार तरीके से संभालती थी। हम दोनों की जोड़ी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। एक के बाद एक नए बाजार, नई परियोजनाएं, नई सफलताएं। हेज कॉरपोरेशन लगातार बढ़ता गया, जब तक कि वह पूरे उद्योग का अटल नेता नहीं बन गया। ऐसा साम्राज्य जिसे हिलाना लगभग नामुमकिन था। उधर हमारा पारिवारिक जीवन भी बेहद सुखद था। करियर स्थिर था, रिश्ता मजबूत था और जिंदगी शांतिपूर्वक आगे बढ़ रही थी। आखिरकार हमने फैसला किया कि अब परिवार को आगे बढ़ाने का समय आ गया है और जल्द ही क्लोई गर्भवती हो गई। ये खबर सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं तो एकदम फूला नहीं समा रहा था। उसके बाद मैंने कंपनी के लगभग सारे काम अपने हाथ में ले लिए। मैं चाहता था कि क्लोई सिर्फ आराम करे, अच्छा खाना खाए और अपनी सेहत पर ध्यान दे। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। एक सुबह मैं अपने विशाल कार्यालय में बैठा हुआ था। आ, मेरे सामने दिन भर का कार्यक्रम रखा था, जैसा कि रोज होता था। मेरी सचिव दिन का पूरा शेड्यूल लेकर आई थी। मैं फाइलें पलटते हुए कार्यक्रम देखने लगा, लेकिन तभी एक नाम पर मेरी नज़र रुक गई। मेरा माथा हल्का सा ठनका। आज दोपहर कॉलिंस एंटरप्राइजेस के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी बैठक निर्धारित थी और उनके मुख्य प्रतिनिधि का नाम साफ लिखा हुआ था, सोफिया कॉलिंस। मैं कुछ पल तक उस नाम को देखता रहा, फिर फाइल बंद कर दी। 7 साल बीत चुके थे। इतना समय काफ़ी होता है किसी इंसान को बदलने के लिए। निर्धारित समय पर सम्मेलन कक्ष का दरवाज़ा खुला और सोफिया अंदर आई। उसके पीछे उसकी पूरी टीम चल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए चुप रह गया। 7 साल पहले वाली सोफिया और आज की सोफिया में काफ़ी अंतर था। उसकी पुरानी जिद, उसकी अपरिपक्वता, उसकी आवेगपूर्ण हरकतें सब काफ़ी हद तक गायब हो चुकी थी। उनकी जगह अब एक शांत, आत्मविश्वासी और सक्षम व्यवसायी महिला खड़ी थी। उसकी चाल में गरिमा थी, उसकी आंखों में अनुभव था। लेकिन जब हमारी नज़रें मिली तो मैंने कुछ और भी देखा। उसकी आंखों की गहराई में अब भी एक हल्का सा दुख छिपा हुआ था। एक ऐसा दुख जो 7 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह मिट नहीं पाया था। जब सोफिया ने मुझे सम्मेलन कक्ष के सबसे आगे वाली सीट पर बैठे था, तो उसके चेहरे पर साफ हैरानी उभर आई। उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं, मानो उसे यकीन ही न हुआ हो। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। सालों की व्यावसायिक ट्रेनिंग और अनुभव ने उसे अपनी भावनाएं छिपाना सिखा दिया था। वो तुरंत कामकाजी मोड में आ गई, फिर पूरी पेशेवर गंभीरता के साथ अपनी कंपनी का प्रस्ताव प्रस्तुत करने लगी। उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसकी प्रस्तुति सटीक थी और उसके तर्क भी मजबूत थे। लेकिन
मैंने ध्यान दिया कि बीच बीच में उसकी नज़रें अनायास मेरी तरफ उठ जाती थीं, बस कुछ सेकंड के लिए। फिर वो तुरंत नज़रें हटा लेती, मानो खुद को रोक रही हो। पूरा सम्मेलन एक अजीब माहौल में चलता रहा। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर एक अनकही असहजता मौजूद थी। आखिरकार बैठक समाप्त हो गई। मैं अपनी कुर्सी से उठा, फिर शिष्टाचार के अनुसार सोफिया और उसकी टीम को बाहर तक छोड़ने चला गया। लेकिन जैसे हम कंपनी के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे, मेरा कदम अचानक रुक गया, क्योंकि सामने एक बेहद परिचित आकृति खड़ी थी, क्लोई। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी, हाथों में एक थर्मल कंटेनर था। स्पष्ट था कि वो मेरे लिए खाना लेकर आई थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसी समय मैंने देखा कि सोफिया का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी नज़रें सीधे क्लोई के पेट पर टिक गई थीं। हालांकि गर्भावस्था अभी शुरुआती चरण में थी, फिर भी उसका हल्का उभरा हुआ पेट साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक सोफिया वहीं खड़ी रही, फिर उसने धीरे से नज़रें झुका ली। उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक गया, और बिना कुछ कहे वो चुपचाप आगे बढ़ गई। उसकी पीठ पहले से भी ज़्यादा अकेली लग रही थी, लेकिन इस बार मैंने उसे नहीं रोका। मैं सीधे क्लोई की तरफ बढ़ गया, उसके हाथ से कंटेनर लिया, फिर हल्के से डांटते हुए कहा, तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रही हो? ऑफिस आने की क्या ज़रूरत थी? क्लोई तुरंत मेरी बात से लपड़ी, मानो कोई बड़ी बात ही ना हो। अरे बॉस, उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ। फिर उसने कंटेनर की तरफ इशारा किया, और मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत चमक रही थी। बात करते करते उसने उस दिशा में देखा जहाँ सोफिया गई थी, फिर सहजता से पूछ बैठी, वो सोफिया थी ना? मैंने सिर हिलाया, हाँ, सिर्फ काम की वजह से। फिर मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। क्लोई मेरी बात सुनकर हंस पड़ी। मैं चिंता नहीं कर रही। उसका जवाब इतना सहज था कि मैं थोड़ा हैरान रह गया। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, जब मैं छोटी थी तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी और उसे भाभी कहकर बुलाती। उसकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं। मेरे मन में तो बहुत पहले से वो परिवार का हिस्सा थी। फिर उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आई। बाद में जब उसने वो सारी बेवकूफ़ियाँ की, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, सच में बहुत। कुछ पल रुककर उसने लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोली, लेकिन आज उसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे अब उतना गुस्सा नहीं आता। उसने मेरी तरफ देखा। वो सचमुच बहुत खोई हुई लग रही थी। अगर कभी मौका मिले तो उससे बात कर लेना, शायद उसकी थोड़ी मदद कर देना। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। मेरे दिल में कई भावनाएं एक साथ उमड़ आईं। सच कहूं, क्लोई का दिल हमेशा से बहुत नरम था। क्लोई का दिल हमेशा से बहुत नरम था, यहाँ तक कि उस इंसान के लिए भी जिसे वो कभी अपना प्रतिद्वंद्वी समझती थी। आखिरकार मैंने बेबस होकर मुस्कुरा दिया, तुम भी ना? फिर मैंने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, अगर कभी मौका मिला तो उससे बात कर लूँगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी या नहीं, ये फैसला आखिरकार उसे खुद ही करना होगा। क्लोई ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेली गर्म थी, सुकून देने वाली। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके पेट की तरफ, जहां हमारा आने वाला बच्चा था, और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि चाहे पीछे कितनी भी उथल पुथल रही हो, चाहे कितनी भी गलतफहमियां हुई हो, हमारी जिंदगी अब सही दिशा में आगे बढ़ चुकी थी। हमारे सामने एक उज्जवल भविष्य था, एक खुशहाल परिवार था, और ऐसे लोग थे जिन्हें हम पूरे दिल से प्यार करते थे। बाकी सब अब अतीत बन चुका था, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी पहले ही सीधे खुशियों की ओर बढ़ चुकी थी।